मैं संजय सैनी, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगो। विषय इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ। मुद्रा कहीं आसमान से तो नहीं गिरी या कहीं धरती फाड़ के तो नहीं निकली। मुद्रा कहाँ से है, यानी कि मुद्रा का जो जन्म हुआ वो किस प्रकार हुआ। मुद्रा की उत्पत्ति। मुद्रा को संस्कृत भाषा में मणि कहते हैं, यानी कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बहुमूल्य पदार्थ या रत्न। इस प्रकार मुद्रा का शाब्दिक अर्थ बहुमूल्य पदार्थ से है। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, MONEY। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। MONETA अंग्रेजी भाषा के जो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा इटली की प्रसिद्ध देवी जूनो का प्रारंभिक नाम है, जिसे इटली के निवासी स्वर्ग की रानी मानते थे। इसी रोम में इसी देवी के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य हुआ करता था। इस प्रकार मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई। अब है मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ। मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक का कार्य करती है। मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक का कार्य करती है। यह मुद्रा का अर्थ। अब है मुद्रा की परिभाषा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा दी। पहली है प्रोफेसर प्राइस के अनुसार, सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा है सेलिगमैन के अनुसार, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। तीसरी है हार्टले विदर्स के अनुसार, द्रव्य वह वस्तु है जो द्रव्य का कार्य करता है। अब है मुद्रा के कार्य। देखिए, मुद्रा 3 प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। प्राथमिक या प्रमुख कार्य, द्वितीय या गौण कार्य, तृतीयक या आकस्मिक कार्य। पहला कार्य है प्राथमिक या प्रमुख कार्य। प्राथमिक या प्रमुख कार्य मुद्रा के वे कार्य हैं जो मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा प्रत्येक स्थिति में किए हैं। इनमें 2 कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख या प्राथमिक कार्य 2 हैं, विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का सामान्य मापदंड। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। देखिए, प्राचीन समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय विनिमय का जो माध्यम था वो वस्तु थी, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदल की जाती थी, वो विनिमय का माध्यम थी। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा है, यानी कि माध्यम से अभिप्राय है लेन देन, यानी कि वस्तु या सेवा का लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। आज व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु को मुद्रा में ही क्रय करता है, और यदि वो अपनी वस्तु का विक्रय करना चाहता है तो भी मुद्रा में ही वो उसको बेचता है। दूसरा कार्य है मूल्य का सामान्य मापदंड। दूसरा प्रमुख कार्य है मुद्रा का मूल्य का सामान्य मापदंड। देखिए, जब प्राचीन काल में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो मूल्य के मापक की समस्या थी, यानी कि पहले वस्तु में ही मूल्य मापन का कार्य किया जाता था, लेकिन वहाँ बहुत कठिनाई थी कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था कि वस्तु का मूल्य कैसे मापा जाए।
वस्तु की कितनी मात्रा दूसरे व्यक्ति को दी जाए और कितनी मात्रा दूसरे व्यक्ति से ली जाए, ये समस्या थी। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई। आज जो मूल्य का जो मापक है, मूल्य का जो मापदंड है, वो मुद्रा है, जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ। देखिए, जिस प्रकार कपड़ा मीटर में नापा जाता है, दूध लीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार वस्तु या सेवा के जो मूल्य हैं वो भी मुद्रा में ही मापे जाते हैं। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से वस्तु या सेवा का जो मूल्य है वो मुद्रा में ही मापा जाता है। दूसरा है गौण या द्वितीयक कार्य। दूसरा कार्य है गौण या द्वितीयक कार्य। इसमें पहला है भावी भुगतान का मान। देखिए, जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी प्राचीन काल में, तो भविष्य में भुगतान करने की समस्या थी कि वर्तमान में हमें वस्तु से वस्तु की अदला बदली तो कर ली, लेकिन उसका भुगतान भविष्य में हम कैसे करें। उस वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या वो वस्तु नष्ट भी हो सकती है, तो उसको हम कैसे उसका भुगतान करें, ये समस्या थी। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से भविष्य में जो भुगतान की समस्या थी उसका समाधान हो गया, क्योंकि अब व्यक्ति वर्तमान समय में जो लेन देन करता है, जो उधार लेता है, जो ऋण लेता है, उसको भविष्य में मुद्रा में ब्याज सहित लौटा देता है। तो भावी भुगतान की जो समस्या थी, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतान की समस्या थी, उसका समाधान मुद्रा ने किया है। दूसरा कार्य है मूल्य का संचय। देखिए, जब प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो मूल्य का जो संचय है वो वस्तुओं के रूप में ही किया जाता था, क्योंकि मनुष्य का जो भविष्य है वो अनिश्चित है। मनुष्य आज ठीक है, कल हो सके वो ठीक न रहे, तो मनुष्य अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ न कुछ अपनी आय में से बचा कर रखता है। बुढ़ापे का सामना करने के लिए, या बच्चों की शिक्षा के लिए, या अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो भविष्य में कुछ न कुछ अपना जो आमदनी है, अपनी जो आय है, उसमें से भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखता है। तो पहले व्यक्ति वस्तुओं के रूप में ही उसको रखता था, लेकिन वे जो वस्तुएं थी, वे वस्तुएं ऐसी थी कि वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं थी, क्योंकि यदि मनुष्य ने लकड़ी की कोई वस्तु रखी तो कुछ समय बाद उसमें दीमक लग सकती है। यदि लोहा वस्तु रखी तो उसमें जंग लग सकता है। तो या कोई ऐसी वस्तु है, कोई सब्जी वगैरह है, तो वो कुछ समय बाद वो समाप्त हो सकती है। तो मूल्य का जो संचय है वो समाप्त होने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से मूल्य संचय की कोई समस्या नहीं रही। व्यक्ति अपनी आय में से ही मुद्रा के रूप में भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संचय करता है। तो मुद्रा ने मूल्य संचय की समस्या का समाधान किया है। तीसरा कार्य है विनिमय शक्ति का हस्तांतरण। प्राचीन समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय विनिमय शक्ति के हस्तांतरण की समस्या थी, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी कि जिनका मूल्य अधिक होता था, जैसे भूमि है, मकान है, दुकान है, इनकी कीमत ज़्यादा होती है। और यदि व्यक्ति अपना स्थान बदलना चाहता है, आज वो व्यक्ति जिस स्थान पर है, कल वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, तो भूमि, मकान या दुकान को अपने साथ नहीं ले जा सकता। यदि उनको बेचकर, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में यदि इन वस्तुओं के बदले में यदि वो वस्तुएं लेता था, तो भूमि, मकान, दुकान, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी।
तो इनके बदले में यदि वस्तु लेता था तो बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं लेनी पड़ती थी। उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये बहुत सारी वस्तुएं हो जाती थी, क्योंकि भूमि, मकान, दुकान, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और इनके बदले में वस्तुएं बहुत सारी होती थी, तो इनको दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो यदि व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ ले जाना भी चाहता था तो उसका व्यय बहुत हो जाता था। तो इसलिए यह समस्या थी कि यदि व्यक्ति अपना स्थान बदलना चाहता था तो उसके सामने समस्या थी कि जो उसकी कीमती वस्तुएं हैं जिनका मूल्य ज़्यादा है, उनके बदले में वह वस्तुओं कैसे ले जाए, या उनके बदले में यदि वो अदला बदली करता था तो बहुत सारी वस्तुएं हो जाती थी। यदि उनको वो वहाँ पर ले जाता था जहाँ पर रहना चाहता है तो उसका व्यय बहुत ज़्यादा वहाँ पर ले जाने का हो जाता था। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई, क्योंकि व्यक्ति यदि अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता है तो वो उन वस्तुओं को मुद्रा में बेचकर जिस जगह पर वह जाना चाहता है वहाँ पर मुद्रा से उन वस्तुओं को क्रय कर सकता है। तीसरा कार्य है तृतीयक या आकस्मिक कार्य। तृतीयक या आकस्मिक कार्य, मुद्रा के जो दो कार्य थे, प्राथमिक और द्वितीयक, उन कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा ने कुछ आकस्मिक कार्य भी किए हैं। पहला है सामाजिक आय के वितरण का आधार। देखिए, वर्तमान जो युग है ये उत्पादन का युग है और उत्पादन भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उत्पादन में बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस। ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। यानी कि व्यक्ति अकेले उत्पादन नहीं कर सकता बल्कि सामूहिक उत्पादन करता है, यानी कि अन्य व्यक्तियों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे उत्पादन, अब वर्तमान समय में जब उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, प्रबंध है, साहस है, तो इन व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है। जिसकी भूमि है उसको भूमिपति कहते हैं, जो श्रम है उसको श्रमिक कहते हैं, जो पूंजीपति है, जो जिसकी पूंजी है उसको पूंजीपति कहते हैं, जो प्रबंध है उसको प्रबंधक कहते हैं, और जो साहसी है उसको उसको लाभ मिलता है। यानी कि इन व्यक्तियों का जो सामूहिक पारिश्रमिक है वो अब मुद्रा में दिया जाता है। जैसे भूमिपति को लगान मुद्रा के रूप में दिया जाता है, श्रमिक को मजदूरी मुद्रा के रूप में दी जाती है, प्रबंधक को उसका वेतन मुद्रा में दिया जाता है, और जो सासी है उसका जो लाभ है वो भी मुद्रा में ही दिया जाता है। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब ये समस्या थी कि ये जो व्यक्ति हैं इनको इनका पारिश्रमिक किस रूप में दिया जाए। वस्तु के रूप में दिया जाता था लेकिन उसका आकलन करना बहुत कठिन था। अब इन व्यक्तियों का जो पारिश्रमिक बैठता है वो मुद्रा में ही दिया जाता है। इसलिए मुद्रा सामाजिक आय के वितरण का आधार है। दूसरा है अधिकतम संतुष्टि व उत्पादन का आधार। देखिए, मुद्रा अधिकतम संतुष्टि व उत्पादन का आधार है। व्यक्ति आज अपनी आवश्यकता की वस्तु को मुद्रा में क्रय कर सकता है और उस आवश्यकता की वस्तु से अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये किस कारण संभव हुआ? मुद्रा के द्वारा, क्योंकि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के माध्यम से कर सकता है। उत्पादन का आधार, मुद्रा उत्पादन का भी आधार है, क्योंकि यदि व्यक्ति उत्पादन करना चाहता है तो उत्पादन के जो साधन हैं 5, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस,
वो उनकी सहायता से अपना उत्पादन कर सकता है। तीसरा कार्य है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना। देखिए, पूंजी में उत्पादकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति यदि अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है या जिस जगह पर उसका उद्योग है उस उद्योग को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर स्थापित करना चाहता है, तो व्यक्ति मुद्रा में अपने उद्योग को, उस वर्तमान उद्योग को, जमीन को, मशीनों को मुद्रा में बेचकर दूसरी जगह पर उस उद्योग को खड़ा कर सकता है और उत्पादन को बढ़ा सकता है। यानी कि जिस स्थान पर कम उत्पादन होता है उस स्थान से अपने उद्योग को हटाकर जहां जिस स्थान पर ज़्यादा उत्पादन होता है उस जगह पर स्थापित कर सकता है। चौथा है पूंजी को सामान्य रूप प्रदान करना। देखिए, जो पूंजी होती है वो मुद्रा का तरल रूप, यानी कि जो पूंजी का जो तरल रूप है वो मुद्रा होती है। यानी कि जो पूंजी है उसको तरल रूप में रखने योग्य जो आधार प्रदान करती है वो पूंजी, ये मुद्रा ही करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।